हेलो एवरीवन, दिस इज एम एल गोयल। वेलकम टू एम एल गोयल अकाउंटेंसी क्लासेस। और इस समय यहाँ पर चल रहा है फर्म का समापन और उसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि साझी जब दिवालिया हो जाता है तो उसके पूंजी के घाटे को शेष साझी किस अनुपात में बांटते हैं। एक प्रश्न आपको करवा चुका हूँ, गार्नर बनाम मरे नियम हम समझ चुके हैं। एक और प्रश्न लेते हैं और समझते हैं कि अगर गार्नर बनाम मरे नियम लागू हो तो क्या होता है और लागू नहीं हो तो क्या होता है। समझिए इसको। ए, बी व सी बराबर लाभ बांटते साझी हैं। उनका चिट्ठा 1 अप्रैल 2024 को इस प्रकार है। बैलेंस शीट में समझते हैं। देखिए, डेटर्स को ट्रांसफर करना है 9,000 रुपये, स्टॉक, बीआर, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ये सभी खाते पुस्तक मूल्य पर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। इधर देखिए, क्रेडिटर्स और लोन फ्रॉम ए, दो लाइबिलिटीज आपको दिख रही है। तो हम क्या करते हैं कि क्रेडिटर्स को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में और लोन फ्रॉम ए हमारा पार्टनर है, उसके पूंजी खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। देखिए, P&L अकाउंट यहां दिया हुआ है आपको, इसको साझियों में लाभ अनुपात में बांटना है। एंट्रीज आप जानते हैं। इधर है रिजर्व फंड, इसको भी लाभ अनुपात में बांटना है। ये कहलाते हैं अवितरित लाभ हानि। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां देखिए, बी करंट अकाउंट का डेबिट शेष है। तो जब करंट अकाउंट आप बनाएं तो ध्यान रखें कि बी के करंट अकाउंट में टू बैलेंस बीडी लिखना है। कैपिटल के बैलेंस आपको दिए हैं। ए और बी का करंट अकाउंट का सीआर बैलेंस है तो करंट अकाउंट के सीआर में लिखें। सभी प्रविष्टियां करंट अकाउंट से करें और करंट अकाउंट का बैलेंस साझियों के पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दें। आगे समझते हैं संपत्तियों से वसूली। देखिए, डेटर्स स्टॉक 10% कम, तो जो स्टॉक है 3,000 रुपये, इसमें 10% कम कर देवें, अर्थात 300 रुपये कम कर देवें। बीआर को 95% पर, तो बीआर में 5% कम कर देवें राशि का। इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर 4/5 बुक वैल्यू का। देखिए, इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर ये दोनों जो अमाउंट है, इस अमाउंट का 4/5 करें और वसूल कर लेवें। वसूली व्यय 4,500 रुपये। वसूली व्यय की प्रविष्टि जैसे करते हैं वैसे ही आपको करनी है। एक लेनदार जो पुस्तकों में नहीं है, 1,500 रुपये का भुगतान किया गया, लाइबिलिटीज का भुगतान करें तब साथ में इसका भुगतान भी कर दें। लाइबिलिटीज आपके सामने है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को 15,000 तो चुकाने ही है, 1,500 रुपये और चुकाने हैं, दोनों को जोड़ दीजिए और चुका दीजिए। बी की निजी संपत्ति से 1 रुपये का 70 पैसे ही वसूल हो सका। इसका मतलब यह है कि उसके पूंजी का जो घाटा है उस घाटे का 70% प्राप्त करना है। शेष जो है पूंजी का घाटा बन जाएगा, तो उसको जो है सक्षम साझी लाभ अनुपात में बांटेंगे या पूंजी अनुपात में, ये समझना है। फर्म की पुस्तकें बंद करने के लिए आवश्यक खाते बनाने हैं। गार्नर बनाम मरे नियम लागू होता है और गार्नर बनाम मरे नियम लागू नहीं होता है। दोनों स्थितियों में आपको खाते तैयार करने हैं। तो गार्नर बनाम मरे नियम लागू होगा तब तो सक्षम साझी के पूंजी अनुपात में, पूंजी अनुपात निकालते समय फिर से एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान, पूंजी में अवितरित लाभ हानि का समायोजन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पर पूंजी खाते स्थिर विधि से हैं, तो जो पूंजी आपको बैलेंस शीट में दी है उसी अनुपात में बांटना है। अगर यह परिवर्तनशील विधि होती तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिजर्व फंड बांटने के बाद जो पूंजी का शेष निकलता उस अनुपात में बांटते। तो यहाँ नई चीज है, आपको जो है अवितरित लाभ हानि बांटने के बाद पूंजी का शेष नहीं निकालना है, बल्कि जो आपको बैलेंस शीट में दी है उसी अनुपात में बांटना है। अब एक गार्नर बनाम मरे नियम लागू नहीं होगा तो सीधी सी बात है, सक्षम साझी अपने लाभ अनुपात में घाटे को वहन करेंगे। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। करते हैं प्रश्न को हल और सबसे पहले समझते हैं कि गार्नर बनाम मरे नियम लागू होता है तो किस प्रकार से अकाउंट बनेंगे। गार्नर बनाम मरे नियम, देखिए रियलाइजेशन अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा।
तो समझते हैं इसको। सबसे पहले सन्ड्री एसेट्स का ट्रांसफ़र है, डेटर्स, स्टॉक, बीआर, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट। ये सारे अमाउंट बैलेंस शीट में लिखे हैं, वही अमाउंट हमने यहाँ पर लिखा है। ध्यान रखें, डेटर्स का बैलेंस टोटल जो है वह लिखना है, प्रोविजन घटाने के बाद नहीं। क्लियर? बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स और बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन का बैलेंस ट्रांसफर करना नहीं भूलें। उसका बैलेंस सीआर होता है, कीजिए डीआर, और रियलाइजेशन को कीजिए सीआर। संपत्तियों का विक्रय किया गया, देखिए सबसे पहले डेटर्स कितने, 4,500। स्टॉक 2700, किस प्रकार से निकाला? स्टॉक 10% कम है, 3000 में से 300 कम कर दीजिए, ये अमाउंट आ गया कितना, 2700। बीआर में देखिए आप 95% वसूल हुआ, तो ये अमाउंट निकल गया 4275। इन्वेस्टमेंट को देखिए, यहाँ पर 4/5 राशि प्राप्त हुई है, ये हो गए 6000। फर्नीचर में भी यही बात है, 4/5 राशि प्राप्त हुई है, जो हमने यहाँ पर लिख दी है। अब देखिए इसका जोड़ अपन ने लिखा बाहर, और क्रेडिटर्स को भुगतान करते हैं टू कैश। क्रेडिटर्स 16,500 राशि कैसे आई? पहले से क्रेडिटर से 15,000 रुपये जो कि बैलेंस शीट में नहीं है वो चुकाने पड़े, तो कुल हो गए 16,500 रुपये। अब रियलाइजेशन में एक्सपेंसेस की एंट्री भी कर दीजिए, और रियलाइजेशन का लॉस निकला, तो लॉस को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। क्या एंट्री बनेगी आपकी? रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस कौन सा है? डेबिट, तो कीजिए क्रेडिट, और पार्टनर्स करंट अकाउंट को कीजिए डेबिट। तो ए, बी और सी तीनों में ही 1:1:1 जो कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसके अंदर मार दीजिए। पार्टनर्स करंट अकाउंट देखते हैं। सबसे पहले बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, ए का और सी का जो बैलेंस शीट में दिया है वह लिखिए। टू बैलेंस बीडी, बी का बैलेंस जो है वो बैलेंस शीट के असेट्स में है, अर्थात डीआर बैलेंस है, तो डीआर बैलेंस को डीआर में, सीआर बैलेंस को सीआर में, यह लिखना नहीं भूलें। P&L अकाउंट जो असेट्स में दिया है इसको बांट दिया लाभ अनुपात में, रिजर्व फंड को बांट दिया लाभ अनुपात में, और ये देखिए टू रियलाइजेशन का लॉस जो एंट्री आपने यहाँ पर की है वो एंट्री हमने यहाँ पर कर दी। अब इसका जो बैलेंस निकलता है उस बैलेंस को ट्रांसफर कीजिए पार्टनर्स कैपिटल में। तो सभी का बैलेंस डेबिट आ रहा है बाय पार्टनर्स कैपिटल, ये निकाला गया है बैलेंसिंग फिगर से। ध्यान रखें आप लोग, ये बैलेंस से निकाला है और पार्टनर्स कैपिटल के अंदर ट्रांसफर कर दिया है। और अब समझते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बैलेंस लिखिए बाय बैलेंस बीडी, जो बैलेंस शीट में आपको दिए गए हैं। ए का जो ऋण है वह ए के पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है, क्योंकि ए की जो कैपिटल है वह कैपिटल कम है। तो पूंजी खाते में ट्रांसफर की एंट्री एज लोन अकाउंट का बैलेंस सीआर होता है, कर दीजिए डीआर, एज लोन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। ये बात मैंने यहाँ पर अलग से नोट में लिख दी है, ध्यान रखें आप लोग, इसको नोट जरूर करें। नेक्स्ट है टू पीज करेंट अकाउंट। पी का मतलब यहाँ पार्टनर से है, तो साझियों के करंट अकाउंट का बैलेंस अपन ने ट्रांसफर कर दिया और यहाँ इसकी एंट्री कर दी। एक पार्टनर बी दिवालिया हो गया और उसके निजी संपत्ति से 1 रुपये में 70 पैसे ही प्राप्त हुए, अर्थात जितनी राशि हम उससे मांगते हैं उसका 70% ही प्राप्त हुआ है। देखते हैं कितनी राशि बनती है। देखिए बी के डेबिट साइड में है 13,575 रुपये और क्रेडिट में है 6,000। इस राशि में से 6,000 लेस करते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने बताया, और उसका निकालते हैं 70%, तो वह राशि बनती है 5,303 रुपये। यह राशि वह नगद लाता है। हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, तो ये राशि वह नगद लेकर आ गया। शेष जो राशि है वह कहलाती है पूंजी का घाटा। देखिए बी के पूंजी का घाटा 13,575 में से क्रेडिट साइड के दोनों अमाउंट घटाए तो अमाउंट बचता है 2,272 रुपये। ये राशि वह नहीं ला सका, तो जब ये घाटा होता है तो सक्षम साझी उसे वहन करते हैं।
सक्षम साझी कौन है? ए और सी, इनके पूंजी खाते का शेष है क्रेडिट। क्लियर? अब ये दोनों साझी किस अनुपात में इस घाटे को वहन करेंगे? अगर गार्नर बनाम मरे नियम लागू होता है तो पूंजी के अनुपात में। पूंजी का अनुपात कौन सा होगा? इस प्रश्न में करंट अकाउंट है, तो ऐसी स्थिति में बैलेंस शीट में जो कैपिटल है उस अनुपात में बांटेंगे। देखिए प्रविष्टि क्या होगी? ए इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट टू बी इज कैपिटल, और ये 2272 रुपये ये हमने यहाँ पर लिख दिए। इसको बांटना है पूंजी के अनुपात में, कैपिटल रेशो। तो देखिए ए की पूंजी है 3000, सी की है 9000, इसका अनुपात निकालिए तो ये अनुपात आता है 1:3, और यह पूंजी हमने कहाँ से ली? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में पूंजी लिखी हुई है। करंट अकाउंट दिया है, इसलिए अवितरित लाभ हानि का समायोजन नहीं करेंगे, और परिवर्तनशील विधि होती तो समायोजन करते फिर निकालते अनुपात। नेक्स्ट समझते हैं। देखिए ये इसकी प्रविष्टि है और ये अपन ने पोस्टिंग कर दी है। पोस्टिंग को फिर समझ लेते हैं। ए इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट, तो इन दोनों के डेबिट में लिखेंगे टू बी इज कैपिटल, और ये देखिए हमने डेबिट में अमाउंट लिख दिया। बी के क्रेडिट में लिखेंगे बाय ए इज कैपिटल, बाय सी इज कैपिटल, और अमाउंट आपको लिखना है बी के अंदर। तो बी का जो अकाउंट है वह हो गया बंद। अब बचते हैं कौन से? ए और सी। तो ए और सी का जो बैलेंस है वह निकालेंगे और उनके बैलेंस का योग कैश अकाउंट से मिलना चाहिए, तब हमारा प्रश्न सही जाता है। समझते हैं आगे। देखिए ये बैलेंस है ए का और यह बैलेंस है सी का। समझते हैं कैश अकाउंट को। देखिए टू रियलाइजेशन 22,275। इस प्रश्न में कैश का बैलेंस शीट में नहीं है, तो हमने टू बैलेंस बीडी नहीं लिखा। ठीक है। बाय रियलाइजेशन लेनदारों को भुगतान किया, बाय रियलाइजेशन वसूली व्यय का भुगतान किया, और ये देखिए टू बी इज कैपिटल, ये अमाउंट आप समझ गए होंगे। ये अमाउंट 70% यहाँ से लेकर हमने यहाँ पर लिखा है। और अब जो राशि है उस राशि में देखिए बाय ए इज कैपिटल, बाय सी इज कैपिटल, इन दोनों का योग जो है वह कैश के बराबर है, और ये बैलेंस आपके सामने। तो कैश का जो बैलेंस निकलेगा वह पूंजी के शेष के बराबर होगा, और पूंजी का जो बैलेंस है वही भुगतान करना है। हम परीक्षा में गलती करते हैं कि कैश के बैलेंस को लाभ अनुपात में या पूंजी अनुपात में बांट देते हैं और खाते बंद नहीं होते। करना क्या है? कैपिटल का जो बैलेंस है वह भुगतान करना है। आगे समझते हैं। यदि गार्नर वर्सेज मरे नियम लागू नहीं होता है, तो देखिए ऐसी स्थिति में कोई बड़ी बात नहीं है, सारा प्रश्न एज इट इज होगा। फर्क कहाँ पर आएगा? फर्क ये आएगा कि ये जो एंट्री है यही एंट्री हमने यहाँ पर की है, लेकिन 2,272 रुपये को आपको बांटना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 में बांटना है, और इससे पूंजी खातों पर प्रभाव पड़ेगा, साथ ही पूंजी का भुगतान कितना करना है उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो आपके लिए कार्य है कि गार्नर बनाम मरे नियम लागू नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनेंगे आप अपनी पुस्तकों के अंदर अवश्य बनाइए। उसका जो बैलेंस है कैश के बैलेंस के बराबर होगा, और उसका भुगतान कर दीजिए। एक बार इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करके एक एक बिंदु को समझिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट था और यह प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बने रहिए मेरे साथ में। मिलता हूँ आपसे अगले पार्ट में। नमस्कार।